नमस्कार दोस्तों, आपके ऐसे में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम इसरो अंतरिक्ष की उपलब्धियां, 21वीं सदी का भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में चंद्रयान, रिसेंट मिशन, ऐसा कोई भी टॉपिक आता है तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आप उसे लिख पाएंगे। आप इस बार मेंस दिलाने वाले हैं, आगे दिलाने वाले हैं। ये टॉपिक के एवरग्रीन है, कभी भी आ सकता है, तो आप निबंध का ये टॉपिक देख सकते हैं। मेरा नाम राजन तिवारी है। इसरो के बारे में सबसे पहले तो हमको बताना है कि इसका इंट्रोडक्शन कि ये 1969 में ये संस्था बनी है और इसरो कंट्री का जो भी स्पेस प्रोग्राम है उसको चलाने के लिए संस्था का गठन हुआ है। मतलब इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मतलब भारतीय स्पेस में रिसर्च करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बना है। ये विज्ञान में, तकनीक में, स्पेस एक्सप्लोरेशन में और ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में भारत को एक बड़ा रोल निभाने में बहुत बड़ी मदद कर रहा है। एक समय था जब हम बैलगाड़ी से अपने उसको ले जाते थे उपग्रहों को, और आज एक समय आ गया है कि हमारी पूरे दुनिया के देश हमारे यहाँ अपना उपग्रह लॉन्च कराने के लिए आते हैं। तो इसरो की ये जो उपलब्धि है वो बहुत बड़ी है। मतलब आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रहा है। और दूसरी उपलब्धि यह है इसरो की कि हम बहुत कम लागत में अपना काम कर रहे हैं। मतलब जब मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च हुआ था माम, तो हमारे पीएम ने कहा था कि जो मूवी है ग्रेविटी, उससे भी कम बजट में हमने चंद्रमा पे अपना मिशन भेज दिया। मतलब हॉलीवुड मूवी से भी कम कॉस्ट में हम चांद पे मिशन भेज रहे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर इसकी हम हिस्ट्री देखें तो इसकी ओरिजिन 1960 के दशक में देखने को मिलती है, जब ये संस्था बनी जिसका नाम है इनको स्पार। मतलब आप ये इसलिए भी देखिए कि पेपर 4 जो टेक्नोलॉजी वाला है वहाँ भी आता है। इसका मतलब है इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। ये 62 में बनी। बनाने वाले थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। उसके बाद इसी को इनको स्पार को नाम चेंज करके इसका नाम इसरो कर दिया गया, जिसका गोल था कि हम इंडिजीनस स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप करें। इंडिजीनस मतलब समझ रहे हैं कि भारत में, क्योंकि बाकी दुनिया के देश हमको अपनी टेक्नोलॉजी देने को तैयार नहीं थे। और इसी क्रम में सबसे पहले हमने भारत की प्रथम सैटेलाइट छोड़ी जिसका नाम है आर्यभट्ट। ये देखिए जो मैं बोल रहा था, देखिए सैटेलाइट हम पहले किस में ले जाते थे, साइकिल में ले जाते थे। वहाँ से लेके आज तक का जो सफ़र है वो बहुत बड़ा सफ़र है। आज हम दुनिया में स्पेस क्षेत्र में सबसे ऊपर हैं। देखिए शुरू में मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ जिसमें आपको पता रहे कि क्या क्या पॉइंट लिखने हैं ऐसे में, फिर हम उसको थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर इसरो के की माइलस्टोन की बात करें या अचीवमेंट की बात करें तो ये पहला तो हमने अच्छी सैटेलाइट लॉन्च की। जैसे आप देखेंगे कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिससे कम्युनिकेशन करते हैं, संचार। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन मतलब जिससे हम पृथ्वी का ऑब्जर्व करते हैं। नेविगेशन सैटेलाइट मतलब नेविगेशन, IRNSS जैसे GPS होता है वैसे भारत का नेविगेशन सिस्टम है। आर्यभट्ट किया। इसके अलावा चंद्रयान किया, लूनर ऑर्बिटर मिशन, आदित्य L1, ये सब हमारे सैटेलाइट लॉन्चेस हैं। एक तो ये अचीवमेंट है हमारा। दूसरा हमारा क्या, जनरली क्या करते हैं लोग, इसी को पूरा लिखने लगते हैं। दूसरा क्या है, हमने इंडिजिनस रॉकेट डेवलपमेंट। जैसे ये सैटेलाइट है, लेकिन सैटेलाइट को हम इस रॉकेट से भेजते हैं ना ऊपर, तो एक है हमारा PSLV, दूसरा है हमारा GSLV। तो अपने सैटेलाइट को पहुंचाने में भी हम सेल्फ सफिशिएंट बने। और तीसरा है इंटरप्लेनेटरी मिशन। इंटरप्लेनेटरी मिशन मतलब एक प्लेनेट है हमारा पृथ्वी, पृथ्वी से बाहर जो मिशन हम भेजे, जैसे चंद्रयान, जैसे मंगलयान, जैसे अभी आदित्य L1 मतलब सूर्ययान बोल सकते हो आप। तो ये तीसरा ये है। तो ये 3 क्षेत्रों में हम इसरो को बता सकते हैं। मतलब ये 3 पॉइंटर में अलग अलग चीज़ हम समझा सकते हैं। अब अगर चैलेंजेस की बात करेंगे आप, इसको मैं अभी वही बोल रहा हूँ, डिटेल में मैं और अच्छे से बताऊँगा। कई लोग हिंदी मीडियम वाले होंगे तो हिंदी में बताऊँगा। पहला चैलेंज है लिमिटेड रिसोर्स। आप शुरू में देखें कि लिख भी देना कि साइकिल से चालू किए थे हमारी जर्नी, कि साइकिल से ले जाते थे। क्योंकि वही कहा जाता है ना, कई लोग अभी भी आलोचना करते हैं कि भारत में इतनी गरीबी है और तुम चंद्रमा में मिशन भेज रहे। तो हमारी इकोनॉमी इतनी कैपेबल नहीं है कि हम उतना खर्च कर सकें स्पेस पे। दूसरा है टेक्निकल हर्डल। टेक्निकल मतलब कि हमको ना, जो ये अमेरिका, रूस जैसे देश हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी प्रोवाइड नहीं करते।
तो हम लोग खुद से अपनी तकनीक बना रहे हैं। अगर कहीं से मिल जाता तो अलग बात है, जो भी हमारी तकनीक है जनरली इंडिजीनस है, मतलब हम खुद बनाएं। तीसरा है जियोपॉलिटिकल टेंशन, मतलब इसमें क्या हम लिख सकते हैं कि हमारा चीन से, पाकिस्तान से, इनसे ऐसा संबंध है कि हम, मतलब आप समझ ही रहे, तनाव का संबंध है, तो एक वो भी टेंशन है। और चौथा चुनौती ब्रेन ड्रेन का, मतलब जो भी हमारे अच्छे लोग हैं वो सब विदेश चल देते हैं, मतलब हमारा ब्रेन यहाँ से वहाँ चल देता है, जिससे इसरो उतना आगे नहीं बढ़ पाता। आप सुने होंगे ना, नासा के इतने प्रतिशत भारतीय, नासा में इतने प्रतिशत भारतीय हैं, तो वो गर्व की बात भी है, शर्म की बात भी। भाई अपना इसरो है, उसको छोड़ के हम नासा जा रहे हैं, नासा को डेवलप कर रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए चुनौती है। इसरो सैटेलाइट लॉन्च कैपेबिलिटी, सैटेलाइट का एक तो ये पावरफुल लॉन्च व्हीकल है, जैसे PSLV, GSLV, और पूरे दुनिया के देश हमसे आके हमारे यहाँ अपना जो सैटेलाइट है वो छुड़वाते हैं, ये हमारी क्षमता है। फिर हमारी सैटेलाइट इंटीग्रेशन एक्सपर्टीज़ है, सभी को इंटीग्रेट कर देते हैं, कम्युनिकेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक, और ये फैसिलिटी है हमारी ठीक ठाक, जैसे सतीश धवन सेंटर में है, लॉन्च पैड अच्छे अच्छे हैं। इंटरप्लेनेटरी मिशन में आप, इंटरप्लेनेटरी मतलब समझ रहे हैं, ये अपना पृथ्वी है, तो पृथ्वी से दूसरे प्लेनेट में जाना, जैसे एक है मंगलयान, मंगल में हम गए, एक है अभी गगनयान की बात कर रही कि हम जाके ना गगन में रहेंगे, आसमान में रहेंगे। एक आपका मार्स आर्बिटर मिशन मंगलयान, और एक आदित्य L1 जो सूर्य काम देखेंगे। इसरो का कंट्रीब्यूशन क्या है इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में? एक तो सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी है, मतलब इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग कम्युनिकेशन में भी आगे बढ़ रहे हैं। अब सभी में जो अपन मेंस में पढ़ते हैं ना कि कृषि का विकास हो रहा है, इसी के माध्यम से हम जियो टैगिंग कर रहे हैं, आपके उद्योग के लिए काम आ रहा है, सर्विस सेक्टर में काम आ रहा है, आपके भूमि के बारे में बात हो रही, आपका ये जो GPS है, जैसे जब कारगिल वाला हुआ ना, कारगिल युद्ध हुआ, तो अमेरिका हमको अपनी GPS देने से मना कर दिया, तो हमको लगा कि हमारा अपना GPS होना चाहिए ना, जिससे हम ट्रैक कर सकें, तो हमने IRNSS बनाया। तो ये सब इसरो के वो हैं, क्या बोलेंगे, महत्वपूर्ण कदम है या इसरो की उपलब्धियां हैं कि जो हम चाह रहे हैं वो इसरो बना रहा है। उसमें अर्थ ऑब्जर्वेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, नेविगेशन हो गया, ये सब सैटेलाइट है। अब आप टीवी देख रहे हैं घर में बैठ के, वो भी तो सैटेलाइट से हो रहा है ना। इसके अलावा लॉन्च कैपेबिलिटी, कि अभी हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि पूरे दुनिया के देश, अमेरिका जैसे देश हमारे यहाँ आके अपनी सैटेलाइट को लॉन्च करा रहे हैं, क्योंकि हमारा सस्ता है और अच्छा है। इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास में भी इसका बहुत ज़्यादा योगदान है, जैसे कृषि में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, जैसे सुनामी आती है हम पहले से उसको ट्रैक कर सकते हैं, तो इससे जो लोग हैं, मिलियंस ऑफ लोग हैं, लाखों लोग हैं, उनका भला हो रहा है। इसके अलावा इसरो का कोऑपरेशन, जैसे एक है ग्लोबल कोऑपरेशन, नासा के साथ, ESA के साथ, जापान की JAXA के साथ, ESA मतलब यूरोपियन एजेंसी के साथ हम कोलैबोरेट करके नया नया मिशन लॉन्च कर रहे हैं। इसके अलावा कॉमर्शियल पार्टनरशिप भी कर रहे हैं, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है ना, उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इससे हमारी ग्लोबल प्रेजेंस भी हो रही और हमारी इंडस्ट्री बढ़ भी रही। और इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब अपनी क्षमता का निर्माण भी कर रहे हैं, मतलब दूसरे देशों को भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। जैसे अमेरिका तो हमको मदद नहीं की है, लेकिन अभी जो गरीब देश है, मान लीजिए नेपाल है, भूटान है, तो जब हम अपना IRNSS बनाए ना, तो हम उनको भी मदद दे रहे हैं। हम एक सैटेलाइट लॉन्च किए जिसको बोलते हैं सार्क सैटेलाइट, उसमें सार्क के जितने भी देश हैं ना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, सबको हम मदद दे रहे हैं। तो इसको बोलते हैं जो गरीब देश हैं उनको भी हम मदद दे रहे हैं। फ्यूचर गोल क्या क्या है? एक तो है कि इंटरप्लेनेटरी मिशन को और एक्सप्लोर करना है, मार्स में जाना है, वीनस में जाना है, मून में जाना है। इसके अलावा सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को भी और एडवांस करना है, ऑब्जर्वेशन वाली, कम्युनिकेशन वाली, नेविगेशन वाली। इसके अलावा ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट कैपेबिलिटी को बढ़ाना है, मतलब हम चाहते हैं कि हम जाके ह्यूमन भी पहुंच पाएँ स्पेस स्टेशन में, उसी के लिए जो गगनयान मिशन है वो है। इसके अलावा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को भी बढ़ाना है कि नासा के साथ मिलके हम काम करें, यूरोपियन एजेंसी के साथ मिलके काम करें, जापानीज एजेंसी के लिए काम करें। तो ये तो आपका कम्युनिकेशन कंक्लूज़न आ गया कि ये एक फॉर्मेट में आपको दे दिया कि इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं कि इसरो जो है भारत के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए, भारत के आर्थिक विकास के लिए
खूब ज़्यादा काम किया, जिसमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, नेविगेशन है, ऑब्जर्वेशन है, जिससे देश के करोड़ों लोगों का फ़ायदा हुआ है। और इसरो का इंटरनेशनल कोलाब्रेशन भी ज़्यादा बढ़ा है, और जो ग्लोबल साउथ के गरीब देश हैं उनके लिए भी हम फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। ये सब इसका कंक्लूज़न में हम लिख सकते हैं। अब क्या क्या पॉइंटर हो सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा जो चंद्रयान के ऊपर स्पेसिफिक कैसे आ सकता है उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। एक चीज़ और कि अगर ये निबंध थोड़ा बड़ा आ गया तो आपको ना क्या क्या मिशन है इसरो के वो भी लिखना पड़ेगा। ये आपके मेंस पेपर 4 में भी आ सकता है कि विभिन्न मिशन और उपग्रह क्या क्या है। तो एक तो आप प्रक्षेपण यान बता दीजिए। प्रक्षेपण यान मतलब PSLV GSLV, मतलब मैं ये पॉइंटर में बता रहा हूँ कि कैसे हम पॉइंट में लिख सकते हैं। दूसरा हम प्रायोगिक उपग्रह बता सकते हैं, जो हम उपग्रह भेजे, जैसे 75 में आर्यभट्ट भेजे, फिर रोहिणी भेजे। तीसरा हम संचार उपग्रह बता सकते हैं, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जैसे इनसैट है, GSAT है, तो ये संचार उपग्रह है। चौथा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मतलब जो बाहर से पृथ्वी का अवलोकन करते हैं, रिमोट सेंसिंग करते हैं, भास्कर है, IRS है। फिर पांचवा है आपका नेविगेशन उपग्रह, जो जैसे GPS होता है ना, तो उसी टाइप का, जैसे ये गगन है, नाविक है, ये नेविगेशन उपग्रह है। छठा छोटे उपग्रह हैं, जैसे यूथसेट है, माइक्रोसेट है, जो 500 kg से कम है। सातवां आपका अंतरिक्ष अन्वेषण है, जैसे एस्ट्रोसेट हम भेजे थे, जो खगोल विज्ञान के लिए था। फिर मॉम था, मंगलयान। फिर चंद्रयान था। फिर आदित्य L1 है, जो सौर मिशन है। और आठवां हम बता सकते हैं कि आगामी मिशन क्या क्या है, जैसे गगनयान, जो पहला मानव मिशन है, एक्सपोसैट, निसार। ये नासा और इसरो का, मैं बोल रहा था ना कि साथ में मिलके करेंगे, तो नासा इसरो का सिंथेटिक एपर्चर रेडार है, तो ये इसके आगामी मिशन है। तो पॉइंट में इसलिए बता दिया कि अच्छा लगता है कि प्रक्षेपण यान, GSLV PSLV, प्रायोगिक उपग्रह, संचार उपग्रह, पृथ्वी अवलोकन, नेविगेशन, छोटे, अंतरिक्ष अन्वेषण और आगामी मिशन। अगला आप लिख सकते हो कि इसरो के सामने चुनौती क्या है। सबसे पहली चुनौती तो वही है, पहले भी पढ़े हम, बजट की कमी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा धनराशि आवंटित करना वो चुनौती है एक। इसरो का बजट लगातार बढ़ा रहे हैं, लेकिन जितनी ज़रूरत है उससे कम ही है। दूसरी चुनौती वैश्विक स्तर पर सीमित भागीदारी हमारी। हम इतना ज़्यादा कर रहे हैं तो भी वैश्विक बाजार का हम केवल 2% है। मतलब अच्छाई में देखोगे तो भाई बहुत ज़्यादा संभावना है, और बढ़ा सकते हैं। तीसरी चुनौती अंतरिक्ष मलबा प्रबंधन। जितना ज़्यादा आप अंतरिक्ष में उपग्रह भेजोगे, पूरा अंतरिक्ष में उपग्रह हो गए ये, तो अब ये भी तो मलबा बनेगा ना। जैसे पृथ्वी में आप पॉलीथीन यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो जाएगी, तो उपग्रह भी कहीं ना कहीं जाएंगे, तो वो भी एक चुनौती है। चौथा है विधायी शून्यता, मतलब जो अंतरिक्ष गतिविधियां विधेयक का मसौदा था वो ख़त्म हो गया, तो आपको अलग विधायी, तो इसी के लिए अभी न्यू स्पेस पॉलिसी आई है, जो निजी क्षेत्र के लिए भी बात करती है। पांचवा है विदेशी उपग्रहों पर निर्भरता। जो ट्रांसपोंडर होते हैं ना, वो हम बाहर से लाते हैं, तो इसके लिए हमको क्या है कि अपना ये भी खुद से बनाना पड़ेगा। छठा है उपलब्ध प्रतिभाओं की कमी, क्योंकि जो हमारी असली प्रतिभा है वो तो विदेश वाले लेके चल देते हैं। अब है कि अवसर क्या क्या, ये तो चुनौतियां हैं। अवसर एक तो है बाजार वृद्धि। हम बोले ना कि अभी अंतरिक्ष उद्योग का मूल्य $350 बिलियन है, 25 तक 550 हो जाएगा, मतलब हमारे पास बहुत ज़्यादा अवसर है। अगला है नए अंतरिक्ष स्टार्टअप, मतलब कि नए नए है ना, जैसे डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, तो ये इसी से तो अंतरिक्ष से ही तो रिलेटेड है। इसके अलावा लघु उपग्रह क्रांति, जो इसरो है ना अभी, जो छोटे छोटे सैटेलाइट हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो 2030 तक विश्व भर में 17,000 छोटे उपग्रह प्रक्षेपित किए जाने की उम्मीद है, और हम चाहते हैं कि हम वो छोड़ें, और पूरी दुनिया के जो छोटे उपग्रह हैं हम ही छोड़ते हैं, क्योंकि कम पैसे में और सही तरीके से छोड़ते हैं। कानूनी सुधार क्या है कि अगर स्पष्ट और अनुकूल अंतरिक्ष कानून लागू होगा तो निजी निवेश आएगा, और इससे भारत अच्छे से बढ़ेगा। इसके अलावा भावी प्रयास भी, कि जैसे अभी हमारा गगनयान है, निसार है, तो इसमें जैसे गगनयान में क्या है कि हम अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाना चाह रहे हैं कि हमारे यात्री जाएं और 15-20 दिन तक वहाँ रहें, तो एक बड़ी उपलब्धि रहेगी। तो ये सब हमारा अवसर की बात है। अब अगली चीज़ है चंद्रयान-3 मिशन। चंद्रयान-3 मिशन आप पढ़े होंगे, बेसिक में बता देता हूँ, PDF में डाल दूंगा। तो चंद्रयान-3 मतलब 2 मिशन हो चुके हैं, पहला, दूसरा, अब तीसरा है। अब इसमें आप ये डेट तो ध्यान रखना, 14 जुलाई 23 को ये
किया था और चंद्रमा में सॉफ्ट लैंडिंग कराने का प्रयास है, मतलब चंद्रमा में जाके लैंडिंग हो। पिछले बार 2 में भी ये प्रयास था लेकिन वो असफल रहा, इसलिए हम 3 भेज रहे हैं। तो मिशन के उद्देश्य क्या है कि चंद्रमा के सतह पर सुरक्षित और सुगम लैंडिंग कराना। एक होता है लैंडर, जैसे मान लीजिए चंद्रमा है, तो एक होता है लैंडर जो आके यहाँ उतरेगा और घूम फिर के बताएगा, एक होता है रोवर जो घूमेगा। तो रोवर हमारा पिछला वाला भी है। लैंडर मैन पिछले बार अच्छे से लैंडिंग नहीं हो पाई थी तो वो करवाना है, और वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना। लैंडर है विक्रम और रोवर जो घूमने वाला है उसका नाम है प्रज्ञान। तो अध्ययन क्या होगा, भूकंप का अध्ययन, तापीय गुण, प्लाज्मा, ये सब का अध्ययन करेंगे हम। ये देखिए ये सब जाएगा इसरो की वेबसाइट में, रंभा, चेस्ट, इल्सा, APX5, लिप्स, प्रपोल्सन, सेप, ये सब आपके ना प्री में भी आ सकता है कि रंभा किससे रिलेटेड है, चेस्ट किससे रिलेटेड है। 1-2 चीज़ याद रखना, बहुत मत याद रखना। तो ये सब आपका समय रेखा है, मून मिशन है, ये ऐसे करके श्रीहरिकोटा से जाएगा और यहाँ जाके पहुँचेगा, और ये लैंड हो चुका है दक्षिणी ध्रुव में अच्छे से। इसके अलावा चंद्रयान 1 क्या है, तो 2008 में चंद्रयान 1 शुरू हुआ था PSLV C11 से, और इसका था कि चंद्रमा के सतह में पानी और हाइड्रोक्सिल का पता लगाने के लिए। चंद्रयान 2 क्या है, इसमें आर्बिटर, लैंडर और रोवर थे। दक्षिणी ध्रुव में जाना था, GSLV MK3M1 से था। लैंडर और रोवर तो दुर्घटनाग्रस्त हो गए, आर्बिटर ठीक ठाक। मतलब देखिए एक आर्बिटर है, आर्बिटर मतलब अगर मैं पहले गलत बोल दिया हूँगा तो फिर से समझ लीजिए। ये जैसे चंद्रमा है तो आर्बिटर मतलब इसके चारों ओर घूमने वाला। दूसरा है लैंडर जो यहाँ लैंड करेगा, और तीसरा है रोवर जो अब लैंडर ऐसे करके उतर गया तो इसके अंदर रोवर है, वो ऐसे निकलेगा चंद्रमा की सतह में और घूमेगा। तो पिछले बार आर्बिटर तो ठीक था, लैंडर और रोवर ये लैंड करने में थोड़ा सा तेज़ी से हुए तो वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस बार सही हो गया, अच्छे से लैंड हो गया, अब रोवर भी अच्छे से घूमेगा। तो ये 3 चीज़ है जो आपको समझना है। तो ये हमारा चंद्रयान है। तो ये सब हमको पढ़ना है इसरो में कि इसरो कैसे बना, क्या क्या इसके मिशन हैं, क्या क्या चंद्रयान है, इसके संभावनाएं क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। PDF हम लोग जितने भी संभावित ऐसे हैं ना, एक सेशन भी ले लेंगे कि क्या क्या आ सकते हैं, और सभी का PDF आपको शेयर कर देंगे ग्रुप में। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।